जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज भागर अब चेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, सब राजी खुशी होंगे, सबकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। जैसे कि हमने पिछली एक प्रैक्टिस क्लास ली थी अपनी, यानी जो भी संवैधानिक विकास था, हमारा जो टॉपिक कवर हुए हैं संवैधानिक विकास के, भारत के संविधान का निर्माण, इनसे संबंधित हमने एक प्रैक्टिस क्लास ली थी। हमने पहले भी बताया है कि जब भी टॉपिक फिनिश हो जाया करेगा एक प्रैक्टिस क्लास लिया करेंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, हाथ के हाथ आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए, रिवीजन हो जाए। जैसे प्रैक्टिस सेट होता है हमारा, उसमें 30 सवाल होते हैं, 35, लेकिन हम लगभग उसमें 100 सवाल के आसपास एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी एक प्रैक्टिस सेट में हमारे लगभग 100 सवाल कवर हो जाते हैं। तो साथियों, आप भी हमारे साथ अच्छे से मेहनत करते रहें, ताकि आपकी पॉलिटी में बहुत अच्छे से कमांड हो जाए। और उम्मीद करो साथियों, जो भी हम पॉलिटी में पढ़ाएंगे, यूपीएसआई के में कोई बाहर नहीं जाएगा। एक आध क्वेश्चन की तो अलग बात है, 100% तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैक्सिमम जो सवाल आएंगे हम आपको क्लास में ही कवर कराएंगे। तो आगे भी हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे फिर हम प्रैक्टिस क्लास लिया करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साथियों, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब जब हमारे संविधान में आर्टिकल वगैरह दिए हैं, यानी टोटल संख्या तो कितनी है, 395, लेकिन उसमें कुछ सब क्लोज क्लोज जोड़े गए हैं, तो वर्तमान में उनकी संख्या लगभग 450 प्लस हो गई है। तो बात यह है कि भाई हमारे संविधान में आर्टिकल ऑलरेडी हैं, तो फिर हमें अनुसूची की क्या आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ प्रावधान ही है और संविधान आर्टिकल भी कुछ ना कुछ प्रावधान है। तो अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे कुछ आर्टिकल होते हैं, उसमें एक हेडिंग टाइप दे दिया जाता है, लेकिन वहां पे उसकी एक विस्तृत एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती। जैसे कि आर्टिकल 1 है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत के जितने भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहां पे उनका नाम वगैरह, सीमा वगैरह नहीं दी गई है। केवल इतना प्रावधान है कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र। तो अब इसकी एक्सप्लेन करने के लिए हमें अनुसूची की आवश्यकता पड़ती है। तो आर्टिकल 1 में तो मैंने हेडिंग दे दिया, और संविधान के लास्ट में हमने अनुसूची को जोड़कर बाकी जितने भी उससे संबंधित प्रावधान है उनकी व्याख्या वहां पे कर दी है। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाते हैं, तो उनकी व्याख्या करने के लिए, क्योंकि अगर हम वहीं पे व्याख्या करेंगे तो फिर अजीब सा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अ, कुछ प्रावधान बहुत ज्यादा अजीब से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल हो जाएगा अगर हम वहीं पे ऐड करेंगे। तो उसकी सुविधा के लिए लास्ट में हमने अनुसूची जोड़ दी है, और वो आर्टिकल के जो बाकी व्याख्या है, जो बाकी प्रावधान है, उनको अनुसूची में जोड़ दिया गया है। तो संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची संविधान के लास्ट में जोड़ी गई है। तो इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। अनुसूची, अनुसूची अनुसूची संविधान के अंत में के अंत में जोड़ी गई जोड़ी गई विषयों की सूची है, की सूची है, सूची है, जिसमें संविधान के प्रावधानों की, जिसमें संविधान के प्रावधानों की व्याख्या की गई है, की व्याख्या की गई है, की गई है। यानी अनुसूची हमारे संविधान के लास्ट में जोड़ी गई है, और वो किस लिए जोड़ी गई हैं? कुछ आर्टिकल जहां पे हमने उनकी व्याख्या नहीं की गई है आर्टिकल में, उन आर्टिकलों के कुछ जो प्रावधान है उनकी व्याख्या करने के लिए, ताकि प्रावधान अच्छे से सब सेटल हो पाए। तो संविधान के अंत में जोड़ी गई विषयों की सूची है, जिसमें संविधान के ही प्रावधानों की व्याख्या की गई है। अब हम देखते हैं अपनी जो भी अनुसूची है, अनुसूचियां।
तो मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी, वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से। अनुसूचियां शेड्यूल। अनुसूचियां शेड्यूल। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब हम देखते हैं सीरियल से अनुसूची। पहली अनुसूची। पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या दिया है? भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? जहां पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट प्रशासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश प्रदेशों के नाम, प्रदेशों के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र, उनके न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र। तो अनुसूची 1 में क्या क्या प्रावधान है? भारत के जो राज्य, भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र, इन सब की जो व्याख्या की गई है वो संविधान की पहली अनुसूची में की गई है। यानी जो आर्टिकल 1 में तो सब सारे राज्यों के नाम, उनकी सीमाओं का वर्णन नहीं है, तो इसी सुविधा के लिए, उसी आर्टिकल की व्याख्या करने के लिए संविधान में पहली अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र, इन सब का वर्णन किया गया। दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची। विभिन्न संवैधानिक, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की, पदाधिकारियों के कार्यों के वेतन, वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान, एवं पेंशन का प्रावधान। यानी जितने भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह, इन सबके वेतन, भत्ते, पेंशन, इनसे संबंधित जो जो प्रावधान है वो अनुसूची 2 में जोड़े गए हैं। अभी हम अपनी क्लास के लास्ट में 5 मिनट में सारी अनुसूची याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। उससे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं, उनकी व्याख्या देखते हैं, और संविधान के लास्ट में, सॉरी संविधान के लास्ट में नहीं, क्लास के लास्ट में 5 मिनट में हम ट्रिक के माध्यम से सारी अनुसूची याद करने वाले हैं, और कभी भूलोगे भी नहीं, भरोसे के साथ कह सकता हूं मैं आपसे। प्रावधान। अब इनके अंतर्गत मतलब कौन कौन से संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनके वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन है। राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, एलएस, लोकसभा के अध्यक्ष, के अध्यक्ष एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष, के उपाध्यक्ष। पहले हम केंद्र के देख लेते हैं।
केंद्र के कौन कौन से संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं हमारे, पहले केंद्र के देख लेते हैं फिर राज्य के देख लेंगे। तो राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। उसी प्रकार से राज्यसभा जो है, राज्यसभा में कौन होता है? सभापति। राज्यसभा के सभापति, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय। उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन का मतलब होता है पद के कारण, यानी जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, उप सभापति। जिस तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो चौथे आ जाएंगे विधानसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होते हैं? जैसे मान लो संसद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। संसद के सदस्य चुने जाते हैं, जितने भी एमपी होते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो सदस्य तो हैं ही, उनमें से ही आपस में चुनाव के माध्यम से लोकसभा के और राज्यसभा के तो पदेन सभापति होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा में एक जो सदस्य हैं उनको अध्यक्ष और अन्य एक सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ताकि वो सदन की कार्यवाही को संचालित कर सकें। जो भी सदन के नियम है, प्रक्रिया है, जो भी उसकी संचालन की प्रक्रिया है, उसका संचालन कर सकें। तो उसके लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष और ये तो विधानसभा का, और जहां जहां विधान परिषद है, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति। उपसभापति, ये हो गए विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, राज्यपाल, कैग, जो भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश। दिख तो रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, या फिर कंफ्यूज हो जाएगा, इसको छोटा कर लेते हैं। और 8वें नंबर पर है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये भी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनके वेतन, वेतन भत्ते एवं पेंशन, इससे संबंधित जो जो प्रावधान है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में जोड़े गए। एक बार देख लो, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय एवं उपसभापति, राष्ट्रपति महोदय, और लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इन सबके वेतन एवं भत्ते और पेंशन। हम क्लास में ही सारी चीजें याद करते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर ट्रिक वगैरह बताएंगे, तो उम्मीद है आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी, और बाद में आप अगर एक दो बार रिवीजन कर लें तो चीजें बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगी और आप कभी भूलोगे नहीं फिर। अब हम देखते हैं अनुसूची 3, तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। भाई दूसरी अनुसूची में तो वेतन भत्ते हो गए, तीसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न
पदाधिकारियों के कार्यों एवं उम्मीदवारों के उम्मीदवारों के विभिन्न पदाधिकारियों एवं उम्मीदवारों के शपथ का प्रारूप। अब इसमें भी किस किस की शपथ का वर्णन है, क्योंकि कुछ एक दो संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो हम देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में कौन कौन है। संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, संसद का सदस्य हो गया। संसद के चुनाव के उम्मीदवार, संसद के चुनाव के उम्मीदवार, और संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, या जो भी हमारी मंत्री परिषद होती है, पीएम और बाकी जितने मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन ना लो, थोड़ा सा इंतजार करो। संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के चुनाव के उम्मीदवार, विधानमंडल भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। संसद एवं विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, यानी जो राज्य के विधानमंडल है, विधानमंडल के चुनावों के उम्मीदवार, चुनावों के उम्मीदवार, चुनावों के उम्मीदवार। संघ के मंत्री हो गए और राज्य के मंत्री। भाई जिस तरह से संघ में मंत्री परिषद होती है, उस तरह से राज्य की मंत्री परिषद होती है। राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री, और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, और कैग। संसद के सदस्य, संसद एवं विधानमंडल के चुनावों के उम्मीदवार, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ, कैग की शपथ, और राज्य विधानमंडल के सदस्य। विधानमंडल के सदस्य। अब इसमें किस किस का वर्णन नहीं है, इसमें राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। अब आप कहोगे कि जब आपने संसद के सदस्य लिख दिए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तो उसमें आ जाते हैं। जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो संसद के अंग है, लेकिन संसद के सदस्य नहीं है। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय भी उपसभापति तो होते हैं राज्यसभा के, लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जो शपथ के प्रावधान हैं, तो उनके जो जो आर्टिकल हैं, उनकी शपथ का प्रावधान उनके आर्टिकलों में दिया गया है। यहाँ पे केवल ये जो जो लिखे हैं हमने, संसद एवं विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, कैग की शपथ, और राज्य एवं संघ के मंत्री, तो इनकी शपथ का प्रावधान है। तो फिर राष्ट्रपति महोदय की शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत, राष्ट्रपति आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति
और राज्यपाल। राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 60 के अंतर्गत लेते हैं, मतलब 60 में इनका प्रावधान है शपथ का। उपराष्ट्रपति जी का 69 में और राज्यपाल का 159 में। हमने देख लिया तीसरी अनुसूची तक। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची इसमें क्या है, सीटों का बंटवारा। राज्य, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। यानी राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। तो जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसकी सीटें सबसे ज्यादा होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज्यादा हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जो राज्यसभा में लिए जाते हैं, तो उनकी सीटों का बंटवारा किया गया है अनुसूची किसमें, 4 में। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, के लिए के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान, प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान, नियंत्रण का प्रावधान। यानी जो पांचवी अनुसूची है उसमें 10 राज्य दिए गए हैं भाई, जहां पे जनजाति क्षेत्र ज्यादा है या जहां पे जनजाति आबादी ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों के कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं ताकि वो अच्छे से उनके विकास को मतलब रफ्तार दी जाए और वो भारत की विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं और वो किस अनुसूची में है, वो अनुसूची 5 में दिए गए हैं। और कितने राज्य हैं इसमें, इसमें 10 राज्य हैं क्योंकि जो छठी अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, उनके लिए और ज्यादा विशेष प्रावधान है। लेकिन जो ये 10 राज्य हैं जहां पे जनजाति आबादी ज्यादा है उनके विकास के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। जैसे ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, इस तरह से पेन घुमाते हैं देखो। राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। यानी जो 10 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और एक राज्य है हिमाचल। ये जो 10 राज्य हैं क्योंकि यहाँ पे जनजाति आबादी ज्यादा है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इनको कुछ स्पेशल प्रावधान दिए हैं ताकि वो जल्दी से अपना मतलब डेवलप कर सकें अपने आप को और विकास की मुख्य धारा में आ सकें। तो इनके लिए विशेष प्रावधान है।
बाकी जो 4 राज्य हैं वो अगली अनुसूची में दिए गए हैं। अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, एएम, टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर जो भी 10 राज्य हैं जनजाति वाले, वो तो आ हैं 5वीं अनुसूची में। अब है छठी अनुसूची। 6वीं अनुसूची। अनुसूची इसमें क्या प्रावधान है? इसमें असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान, एवं नियंत्रण का प्रावधान, का प्रावधान। पिछली में हमने क्या पढ़ा है? पिछली में भी जो ये 5वीं अनुसूची है, इसमें भी जनजाति क्षेत्र है और छठी में भी जनजाति क्षेत्र है, लेकिन छठी में केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन जो 5वीं अनुसूची है, हमने बताया उसमें 10 राज्य हैं। ये गुजरात, एमपी, ये तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी, ये 10 राज्य हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी हम ट्रिक बताएंगे तो फिर कंफ्यूज को होने के नहीं हो। कि का प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान, तो ये होगी छठी अनुसूची। अब देखते हैं हम 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, और शक्तियों का बंटवारा किस माध्यम से किया गया है? सूचियों के माध्यम से, शक्तियों का बंटवारा। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, जिनके माध्यम से केंद्र एवं राज्यों के बीच जो जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है। सूची कौन कौन सी है? 3। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब इनके अंतर्गत सब्जेक्ट रखे गए हैं कि भाई जो संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। सामान्य स्थिति में है ये, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो फिर केंद्र ही कानून बनाता है। और आर्टिकल 249 है, उसमें राज्यसभा को पावर दी गई है, वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। वो आगे हम संविधान पढ़ेंगे। राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में जो जो विषय शामिल है उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। और अगर कई बार कंफ्यूज करने के लिए सवाल आता है एग्जाम में, किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है हमारा, शिक्षा जैसे समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा पे अगर कोई नियम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश के लिए और केंद्र सरकार ने बनाया है उत्तर प्रदेश के लिए, तो तब ऐसी स्थिति में केंद्र का जो नियम है, केंद्र के जो कानून है वो मान्य होंगे, ना कि राज्य के। तो इसमें भी समवर्ती सूची में भी ज्यादा पावर किसको है? केंद्र को। यानी किसी भी विषय पर कानून बनाने की स्थिति में टकराव है तो उसमें केंद्र की जो भी प्रावधान है, जो भी कानून है केंद्र का, वो मान्य होगा। और राज्य सूची, जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 97, 66 और 47, ये मूल संविधान में विषय थे। और वर्तमान में कितने हैं संघ सूची में? वर्तमान में 100 सब्जेक्ट है इसमें,
ये 66 से घटाकर 61 कर दिए गए। वर्तमान 61 और समवर्ती सूची के 47 से 52 कर दिए गए। तो वर्तमान में कितने हैं? संघ सूची में वर्तमान में 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। तो ये हमने देखा 7वीं अनुसूची। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची इसमें है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं जिनको संविधान मान्यता प्राप्त करता है? मूल संविधान में थी 14। मूल संविधान, मूल संविधान 14 भाषाएं थी। वर्तमान में है 22 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान मान्यता प्राप्त करता है। बाकी जो 8 भाषाएं थी वो बाद में अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जोड़ी गई थी। 21वां संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन, संशोधन 71वां संविधान संशोधन, 1967। पेज ऐड कर लेते हैं। 21वां संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, संशोधन ये हुआ था 1967 में। इसके माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी सिंधी। सिंधी। और एक होता है 71वां संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1992 में। इसके माध्यम से कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? के एम एन, के एम एन, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली। ये याद करने के तरीके है। के एम एन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। और एक हुआ था 97वां 2003 में। इसके माध्यम से जोड़ा गया था एम एस धोनी। एम एस धोनी। मैथिली, संथाली, डी से डोंगरी और एक थी बोडो। इन चार को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी, इसके माध्यम से जोड़ी थी। 71वां संशोधन 1992, इसके द्वारा के एम एन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था। और तीसरा हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें ट्रिक है याद करने की, एमएसडी और लास्ट चौथी है एक बोडो। या एमएसडी विकेट कीपर, यानी महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर है हमारे। तो एम से मैथिली, एस से संताली और डी से डोंगरी और बोडो। ये चार भाषा कब जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 2003, सॉरी 92वां।
92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो देखते हैं मूल भाषा कौन कौन सी थी। तो ये तो हमने बता दिया, अब हम देख लेते हैं मूल भाषा। मूल भाषा हम आपको मैप से याद करवा देते हैं। भाई कुछ तो भाषाएं वो उसके आधार पे थी ना, राज्यों के नाम के आधार पर। तो सबसे पहले हम ऊपर से ले लेते हैं, क्योंकि मूल संविधान तब तो ये डिवाइड नहीं हुआ था, तब तो जम्मू कश्मीर ही था। तो कश्मीरी, कश्मीरी राज्यों के नाम के आधार पर। ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, फिर है पंजाबी। पंजाबी। अब राजस्थानी ये संविधान में नहीं है, संविधान इसको मान्यता प्राप्त नहीं करता। नीचे है गुजरात, तो गुजरात से गुजराती। महाराष्ट्र मराठी। कर्नाटक कन्नड़ बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़। केरल में मलयालम। मलयालम। और नीचे तमिलनाडु में तमिल। तमिल। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ओडिशा में उड़िया। अब बचा बंगाल, बांग्ला। कितनी भाषा हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ये हो गई, राज्यों के आधार पर देख लिया हमने। और एक है संस्कृत। संस्कृत, हिंदी। संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। उर्दू। तो ये मूल संविधान में थी, 14 भाषा थी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बचा असमिया। असमिया। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से 8 तो सॉरी, जिसमें से 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। और बाकी 8 भाषाएं ये जोड़ी गई थी अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से। तो वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। नवी अनुसूची। नवी अनुसूची। नवी अनुसूची ये कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन। संशोधन 1951। और इसके द्वारा ही, यानी ये संविधान संशोधन हुआ है, इसके द्वारा आर्टिकल 31 भी जोड़ा गया था। जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है? भूमि सुधार। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन। उन्मूलन। इस नवी अनुसूची की क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि 8 तो मूल संविधान में थी। अब नवी सूची क्यों जोड़ी गई थी? जब सरकार 1951 में, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद चुनाव वगैरह हुए, तो जमींदारी उन्मूलन कर रही थी, भूमि सुधार कर रही थी। तो शुरुआत में तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो जब जमींदारों से उनकी भूमि छीनी जाएगी और उसमें भूमि सुधार किया जाएगा, तो जितने भी जमींदार हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे।
कि भाई ये तो हमारे संपत्ति का मौलिक अधिकार, इसका हनन हो रहा है। अब सरकार को सुधार भी करना है, तभी तो विकास हो पाएगा। अब एक तो बेचारे एक तरफ भूमिहीन है और एक तरफ जमींदार, क्योंकि जो अंग्रेजों के समय से जो हम अंग्रेजों के काफी अच्छे उनसे संबंध थे, तो उन पर काफी सारी जमीन, तो जब उनकी जमीनों को लिया जा रहा था, जमींदारी उन्मूलन किया जा रहा था, तो बार बार वो न्यायालय के दरवाजे खटखटाते थे, भाई ये हमारे संपत्ति का मौलिक अधिकार का हनन है। तो सरकार ने क्या कहा, इसके लिए नवी अनुसूची जोड़ी, किसके माध्यम से, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें यह प्रावधान था कि भाई सरकार जिन सब्जेक्ट को, यानी संसद जिन विषयों को या जिन मुद्दों को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करेगा, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इसमें यह प्रावधान था कि भाई संसद जिन विषयों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देगा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर दी गई है कि भाई संसद जो भी कानून बनाती है, तो न्यायालय उसमें यह देखता है कि ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, या इसके माध्यम से जो भी हमारे नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों को तो हनन नहीं हो रहा। तो अगर उनको लगता है कि ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, या इससे नागरिकों के फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उस नियम को, उस कानून को निरस्त कर देता है। इसे बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। तो इसके लिए जोड़ी गई थी कि भूमि सुधार करना है, तो उन्होंने ये जो मुद्दा था भूमि सुधार, ये जिसके माध्यम से जमींदार कोर्ट पहुंच जाते थे कि भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, तो इस मुद्दे को उन्होंने नवी अनुसूची में जोड़ दिया। अब कोर्ट इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने भूमि सुधार किया। लेकिन फिर हम पढ़ते हैं बाद में, एक पॉलिटी में पढ़ेंगे, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद, केशवानंद वाद, ये कब से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1973। अब इसमें क्या प्रावधान आया था, मूल ढांचे का प्रावधान आया था। इस बात में कहा गया था कि भी संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब बात फिर वहीं पर आ गई, भाई जब मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती और हमारे जो मौलिक अधिकार है वो मूल ढांचा है, और संसद उसमें ही संशोधन कर रही है, तो उसके बाद फिर ये प्रावधान आया जब मूल ढांचा सिद्धांत क्लियर हुआ था। और ये कब एक्टिव हुआ था, 24 अप्रैल, 1973 से लागू हुआ था। उसके बाद में एक बाद आया था, बामन राव केस, 1981, 1981। उसमें यह बोला गया था कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद नवी अनुसूची में जो भी मुद्दे डाले जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। यानी 24 अप्रैल 1973 से पहले जब तक ये बात नहीं आया था, तब तक तो इस सूची में ऐड कर देते थे वो। लेकिन उसके बाद भी जब ये मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी संसद परिवर्तन तो करेगी लेकिन मूल ढांचे में नहीं करेगी, और मौलिक अधिकार हमारा मूल ढांचा है। तो बामन राव केस आया था, उसमें यह बोला गया था कि भाई जो भी नवी अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद सब्जेक्ट शामिल किए हैं, न्यायालय उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। उससे पहले जो भी विषय शामिल हो गए उनको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते। तो जो ये भी जमींदारी उन्मूलन था, ये तो 1973 से पहले जोड़ा गया था।
और बाद में 1978 में फिर इसको मौलिक अधिकार से भी हटा दिया। तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा या उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, लेकिन इस डेट के बाद जो भी विषय इस अनुसूची में शामिल किए जाएंगे, न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। और उसके बाद एक केस आया था आईआर कोहलो केस। कोहलो केस ये आया था 2007 में। मौखिक तौर पे सुन लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये कनेक्ट हो रहा था, इस वजह से बता दिया। ये आपके शायद काम की ना हो, बाकी काम की भी है। तो आगे इसका टॉपिक है, जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब वहां विस्तार से पढ़ेंगे। आईआर कोहलो केस 2007 में आया था। उसमें ये बोला था कि भाई जो बामन राव केस में बात की गई है वो ठीक है बिल्कुल। 24 अप्रैल 1973 के बाद संसद अगर कोई भी सब्जेक्ट नवी अनुसूची में शामिल करेगी तो उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन उनका ही न्यायिक पुनरावलोकन होगा जो मूल ढांचे से संबंधित होगा। यानी जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है उससे संबंधित कोई भी विषय को संसद नवी अनुसूची में डालती है तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ये प्रावधान आया था इस केस में। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन दोबारा जोड़ी गई थी, क्योंकि सरकार जब विकास कार्य कर रही थी और उनकी संपत्ति का ग्रहण करना था, मतलब संपत्ति का अधिग्रहण। भाई कोई भी डेवलपमेंट है, जैसे सरकार कोई भी इंडस्ट्री ओपन करे या हाईवे वगैरह बनाए, तो किसानों की जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। भाई हाईवे हवा में तो बनते नहीं है। तो दूसरा जमींदारी उन्मूलन भी करना था। तो जमींदार अपने मौलिक अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इस अधिकार को बेस बनाए गए वो सर्वोच्च न्यायालय जाते थे कि भी सरकार हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है। तो फिर इसी के लिए संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, पहला संशोधन। और इसी के द्वारा आर्टिकल 31 भी जोड़ा गया और इसी में जोड़ी गई थी अनुसूची 9। वो क्यों जोड़ी गई थी कि भी संसद नवी अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट डालेगी, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सादा भाषा में समझे, यानी सर्वोच्च न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब उसके बाद जब केशवानंद भारती बाद आया, 24 अप्रैल 1973 से लागू हुआ। इसमें सिद्धांत आया मूल ढांचे का। इसमें बोला गया कि भी संसद परिवर्तन तो कर सकती है संविधान में, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं करेगी। फिर बामन राव केस में क्या बोला कि भाई जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नवी अनुसूची के जो भी विषय डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, लेकिन किसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगी? जो सब्जेक्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े हैं। और फिर ये केस आया था आईआर कोहलो केस 2007। इसमें एक बात और एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी कि भाई संसद के द्वारा जो भी विषय नवी अनुसूची में डाले जाएंगे, अगर वो मूल ढांचे से संबंधित हैं, तभी ही न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये काफी डिटेल से हमने बता दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन संशोधन 1985। दल बदल विरोधी, इसमें क्या है? दल बदल विरोधी। विरोधी कानून। तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसको क्या शामिल किया था इसमें? दल बदल विरोधी कानून। पहले क्या होता था, जैसे मान लो कोई भी पार्टी है, उसके जो भी सांसद हैं, भाई कोई भी जैसे केंद्र है, केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे वही तो सरकार बनाएगा, यानी जिसको बहुमत प्राप्त होगा। अब इससे पहले 10वीं अनुसूची से पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति सांसद तो दूसरी पार्टी से बन गया, लेकिन रुपयों के लालच में दूसरी पार्टी ने लालच दे दिया भी हम आपको इतने रुपए देंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो जिस पार्टी की सरकार थी वो सरकार गिर जाती थी। फिर भाई सरकार तभी तक तो रहती है जब तक विश्वास प्राप्त रहता है या जब तक बहुमत है, तभी तक वो सरकार रहेगी। तो फिर सरकार गिर जाती थी, बहुत ज्यादा असमंजस अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती थी। तो फिर इस प्रक्रिया को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई
52वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें बोला गया अगर कोई भी सांसद या विधायक, एमपी या एमएलए अगर अपने पार्टी को छोड़कर जाता है तो जो उसकी सदस्यता है, यानी अगर वो एमपी है तो उसका पद निरस्त हो जाएगा, एमएलए है तो उसका पद निरस्त हो जाएगा। इसमें एक प्रावधान है, आगे हम पढ़ेंगे। दल बदल विरोधी समझ में आया कि भी 1985 के बाद अगर कोई भी सांसद या एमएलए अपनी पार्टी को मतलब जीतने के बाद छोड़कर जाता है तो उसका पद निरस्त हो जाएगा। दल बदल विरोधी। 11वीं अनुसूची। अनुसूची 11वीं अनुसूची इसे कब जोड़ा गया था? 73वें संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें क्या है? पंचायतों की, यानी जो ग्राम पंचायत होती है, पंचायतों की शक्तियां शक्तियां एवं उनकी जिम्मेदारियां, उनके कार्य या कार्य। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं इसमें। और कब शामिल किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसमें क्या है? 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? पंचायतों की शक्तियां एवं उनके कार्य। और कितने सब्जेक्ट है? 29। यानी जो भी हमारा ग्राम स्वराज है, ग्राम पंचायत जो गांव के स्तर पर होती हैं। और आज की हमारी लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची। इसे कब शामिल किया गया था? 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1992 में। भी जैसे ग्राम के स्तर पर ग्राम प्रधान होता है, जैसे ग्राम पंचायत, ऐसे ही जो नगर हैं और नगर पालिका है, चेयरमैन उनके नियुक्त किए जाते हैं। तो नगर पालिकाओं के, नगर पालिका म्युनिसिपल जो बोलते हैं हम जिसे, के शक्तियां एवं कार्य की शक्तियां एवं कार्य। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ये भी पूछा जाता है, तो 18 सब्जेक्ट हैं इसमें, 18 विषय। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये हमने सारी अनुसूची कवर कर ली है। जैसे ये छठी अनुसूची है, तो कई बार हमें इसमें कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि कंफ्यूज वाली तो कोई बात है नहीं। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। पूछ लेता है इसमें। तो सिंपल हम याद रख सकते हैं कि भाई हम नॉर्मली कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। तो जब सुबह का टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एएम। हम कितने? 6 एएम पर उठते हैं। तो 6 का मतलब छठी अनुसूची, एएम का मतलब असम, और एम का मतलब हो गया मेघालय। 6 एएम और पीएम। पी बोले तो पूरा, और पूरा किसमें है? त्रिपुरा। पीएम का मतलब मिजोरम। तो ऐसे याद रख सकते हैं। छठी अनुसूची हम 6 बजे उठते हैं नॉर्मली, 6 एएम। तो ए का मतलब असम, एम का मतलब मिजोरम, पी पूरा या त्रिपुरा, और एम से मिजोरम, या एएम टीएम, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं सारी जितनी भी अनुसूची हमारी 12 है, हम उसको कितने 5 मिनट में किस तरह से याद कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। हमारी कितनी अनुसूची हैं? 12। तो अंग्रेजी का हम सब लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
के और एल। भैया हमने सीरियल से लिख लिए अंग्रेजी के अल्फाबेट ए से एल तक। तो कितनी अनुसूची है हमारी? 12। तो नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने नंबर डाल दिए। भैया इसी क्रम में तो आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ए एक नंबर पे, बी दो, सी इस तरह से हमने सीरियल से ले लिए। 12 नंबर पे क्या था? एल। और हमारी अनुसूची कितनी है? 12। अब हम कैसे याद करेंगे इसे? ए फॉर एरिया। एरिया। तो एरिया किसका? भाई भारत का। पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और सीमाएं। तो जो भारत का पूरा एरिया है वही तो है वो। उसमें ही तो केंद्र शासित प्रदेश और वही तो राज्य हैं। तो पहले में क्या है? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्र हमारा जो भी है भारत का, वो उसका वर्णन कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची यानी बी कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। यानी दूसरी अनुसूची में क्या है? बी बोले तो भत्ते। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम? भत्ते। भत्ते वेतन। वेतन भत्ते पेंशन। यानी बी दूसरे नंबर पर आता है, तो बी से भत्ते। और अनुसूची कौन सी है? दूसरी। सी तीसरे नंबर पर आता है, तो सी से क्या हो गया? जैसे हम सर्टिफिकेट। भाई हिंदी में तो सा से उच्चारण हो रहा है उसका, लेकिन इंग्लिश में वो क्या है? सी। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सी से शपथ। शपथ। तो सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। और सी से शपथ। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ वगैरह के प्रावधान है। डी कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पर। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा। तो डी से क्या होता है? डी से होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब विभाजन, ये बंटवारा। बंटवारा किसका? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा राज्यों के लिए। तो डी से याद रखेंगे, डी से डिवीजन। और डिवीजन का मतलब सीटों का जो विभाजन है, वो किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। ई कितने नंबर पर आती है? 5 नंबर पर। ई का मतलब इलिजिबल। इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब पात्र या योग्य। भाई कोई भी किसी भी चीज की फैसिलिटी या किसी को कोई भी प्रावधान दिए जा रहे हैं, तो वो कब दिए जाएंगे? भाई एक उनका रूल होता है, तो जब वो उसके योग्य होगा तभी तो उसको विशेष प्रावधान दिए जाएंगे। अब जैसे जनजाति क्षेत्र है, वो पिछड़े हुए हैं, तो सरकार ने एक रूल बनाया है कि भाई ये मानक है, अगर इन मानकों को पूरा करते हैं तो कुछ विशेष उनको प्रावधान दिए जाएंगे। तो इलिजिबल। और ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। पांचवी अनुसूची में क्या है? जो अनुसूचित क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। तो ई से हम इस तरह से याद रख सकते हैं। एफ कितने नंबर पर था? 6 नंबर पर। तो छठी अनुसूची में क्या है? एफ से फ्रंटियर। फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमांत, मतलब जहां सीमा का अंत होता है। अब जैसे ही बाकी जो राज्य हैं हमारे, भाई हमने क्या देखा था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये बिल्कुल अंत में ही तो है, यहाँ हमारी सीमा का अंत हो रहा है ना। तो फ्रंट, ये फ्रंट या फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब सीमांत, जहां सीमा का अंत होता है। तो ये 4 राज्य भी सीमा के बिल्कुल लास्ट में ही तो हैं हमारे, यहीं पर सीमा लास्ट हो रही है। ये तो एफ से फ्रंटियर। फ्रंट मतलब सीमा अंत। तो सीमांत के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो उनके विशेष प्रावधान किस में? अनुसूची में 6 में। क्योंकि एफ 6 नंबर पर आता है। अब जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पे। तो 7 नंबर मतलब सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में हम कैसे याद रखेंगे? 7वें नंबर पे क्या आता है? जी। जी से बोले हम गवर्नमेंट। जी से GOVER, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लिस्ट।
यानी जो ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, भाई एक तरह से सरकारी सूची तो है ये, सरकारी तो कानून बनाएगी उन पे। तो जी 7 नंबर पे आता है हमारा, और जी से होता है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट लिस्ट, यानी जितनी भी हमारी संघ सूची वगैरह इनका प्रावधान है वो किस अनुसूची में है, वो है 7वीं अनुसूची में। अब हम बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची कैसे याद रखेंगे, एच कितने नंबर पर आता है, 8वीं नंबर पर। और एच एच से क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं, एच से हिंदी, हिंदी क्या है हमारी, हिंदी भाषा है, और संविधान ने भी उसको मतलब भाषा माना है। तो एच कितने नंबर पर आता है, 8वें नंबर पे। 8वीं अनुसूची में क्या है, एच फॉर हिंदी। तो हिंदी से हिंदी क्या है, भाषा है, और बाकी भाषा भी आपको याद आ जाएगा, 22 भाषा है, हिंदी प्लस 21। यानी जो हमारे भाषा का जो प्रावधान है, यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, वो किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। तो हमने कैसे याद किया, एच से। अब हम देखते हैं आई, आई से इलीगल, इलीगल, इलीगल लैंड, इलीगल यानी जैसे जमींदार थे, वे बहुत सारी उनकी भूमि थी। अब जब हम भूमि सुधार कब करेंगे, जब इलीगल भूमि होगी तभी तो हम उसको लीगल करेंगे, तभी तो उसमें सुधार होगा। सुधार क्या होता है, जब कोई भी इलीगल चीज है, जब वो लीगल हो जाती है सुधार हो जाता है उसमें। या जैसे जमींदारी उन्मूलन करना है, तो बहुत सारी भूमि पे कब्जा है उनका, उसमें भी सुधार करना है। तो जो इलीगल लैंड थी, जो इलीगल भूमि थी, उसमें तो सुधार करना है। और नवी सूची, ये नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो इलीगल लैंड, तो नवी अनुसूची, इसमें क्या है, भूमि सुधार। अब जे कितने नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे। तो इसका मतलब 10वीं अनुसूची, जे फॉर जंप। तो पहले क्या करते थे, एमपी एमएलए अपनी पार्टी से जंप कर जाते थे। उस जंप को रोकने के लिए, यानी दल बदल को रोकने के लिए कौन सी अनुसूची लाई गई थी, 10वीं अनुसूची। तो जे 10 नंबर पर आता है, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, दल बदल। के कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। अब हमें कौन सी अनुसूची देखनी है, 11वीं अनुसूची। तो के फॉर किसान। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में किसान या और जितने भी लोग हैं वही तो भागीदारी करते हैं ग्राम पंचायत में, वही वो वोट डालते हैं या प्रधानी के लिए खड़े होते हैं। तो गांव में ज्यादातर किसान ही होते हैं। तो 11वें नंबर पर क्या आता है, के फॉर किसान, किसान से हमको याद आ जाएगा ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के प्रावधान या ग्राम पंचायत उनकी शक्तियां वगैरह, वो किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में। अब आते हैं एल, एल कितने नंबर पर आता है, 12वें नंबर पे। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, एल फोर लोकल नगर से याद कर सकते हैं हम इसको, लोकल नगर, लोकल नगर। तो लोकल नगर मतलब नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। तो उम्मीद करता हूँ एकदम याद हो गए होंगे, क्योंकि शुरू से और 12 नंबर तक याद रखने हैं। कोरिलेट हमने कर ही दिया। भाई पहले में, एक ही अनुसूची में राज्य क्षेत्र हो गया भारत का। बी फोर दूसरे नंबर पर भत्ते, वेतन भत्ते। सी फोर शपथ। डी 4 नंबर पर, डी से क्या है, डिवीजन, यानी राज्यसभा में जो सीटों का विभाजन है। ई से इलिजिबल, यानी जो राज्य योग्य हैं एक विशेष उपबंध प्राप्त करने के। 5वें नंबर एफ, 6 नंबर बात है। तो छठी अनुसूची में क्या, एफ फोर फ्रंटियर, यानी जो सीमा के लास्ट में है, ए एम टी एम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। जी 7 नंबर पर आता है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, गवर्नमेंट लिस्ट, यानी जो भी संघ सूची राज्य सूची वगैरह है। एच 8 नंबर पर आता है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, एच फॉर हिंदी, हिंदी क्या है, भाषा है, तो भाषाओं के प्रावधान 8वीं अनुसूची में। आई, आई 9 नंबर पर आता है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, इलीगल लैंड, यानी जो इलीगल भूमि थी, भूमि सुधार, तभी तो हमने किया। तो नवी अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। जे फोर, जे से होता है जंप। जे कितने नंबर पर आता है, 10वें। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, जो एमपी और एमएलए जंप वगैरह कर जाते थे दूसरे पार्टी के लिए, उनको रोकना, यानी दल बदल विरोधी। के कितने नंबर पर था, 11 नंबर पर। के का मतलब किसान। तो 11वीं अनुसूची में, तो किसान से याद रहेगा क्योंकि ग्राम पंचायत है उसमें ज्यादातर किसान ही होते हैं। एल लोकल नगर, नगर से मतलब नगर पालिका। तो एल 12 नंबर पर आता, तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ अपने पूरे संविधान को कवर करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो साथियों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपनी अच्छे से रिवीजन करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी पढ़ पाओगे।
तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।